नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसआईआर जो 25 जून को लागू हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनर्विचार। इसका मतलब यह है कि जो भी पुराना वोटर लिस्ट है उसको रद्द कर दिया जाएगा और मात्र 1 महीना 5 दिन के अंदर नए वोटर लिस्ट, नए लोगों को ऐड करके पुराने लोगों को हटा करके पूरी तरीके से रिवीजन किया जाएगा मात्र 1 महीने के समय में। 22 साल पहले 2003 में जब यही एसआईआर लागू हुआ था तो 2 साल लग गए थे और 2 साल की चीजों को कैसे 1 महीना 5 दिन में किया जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां बनता है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि 2025 में यही वोटर लिस्ट 2024 में लागू रहा, इसी पे चुनाव हुआ, चुनाव सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब यह है कि वो चुनाव भी संदेहास्पद है क्योंकि 2025 में मात्र 1 साल के बाद ही वो वोटर लिस्ट अगर संदेह के घेरे में आ गया है चुनाव आयोग के, तो 2024 में जहां पे बीजेपी की सरकार बन गई, जहां पे बीजेपी का बहुमत मिला, जहां पे बीजेपी को बहुमत की एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, तो उस समय यही वोटर लिस्ट काम कर गया। और 2025 में जहां पे बीजेपी के हार यहां पे बताई जा रही है, जहां एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, जहां पे पब्लिक ओपिनियन आ रहा है, जहां बीजेपी को कड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, वहां पे अचानक ये रिवीजन क्यों किया जा रहा है और रिवीजन करने के पीछे का कारण क्या है? क्या केंद्र सरकार के अंडर में ईसीआई काम कर रही है? और अगर नहीं काम कर रही है तो 2024 के चुनाव को भी रद्द कीजिए, बिहार में जो चुनाव हुआ, क्योंकि वो भी संदेहास्पद जो वोटर लिस्ट है उससे हुआ। अगर आपको यह संदेहास्पद लग रहा है तो वो भी तो सस्पेक्टेड होगा। 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि आपको सस्पेक्टेड लगने लगा और 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा में वही वोटर लिस्ट आपको सस्पेक्टेड नहीं लग रहा था? क्वेश्चन तो यहां पे ही होना चाहिए, लेकिन लोग क्वेश्चन पूछेगा कौन? जो क्वेश्चन पूछेगा वो जेल में जाएगा और जो क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो इस चीज को मुंह बाह मोदी बाह मोदी बाह मोदी करना पड़ेगा। अब इस जटिल प्रक्रिया में इस तरीके से प्रक्रिया को जटिल किया गया है कि मैक्सिमम लोग उस चीज को ना कर पाए। जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, जो बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं, उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने का सीधा सीधा ये तरीका अपनाया गया है। जरा सोचिए कि 22 साल पहले 2 साल पूरे प्रक्रिया में लग गए थे और 22 साल बाद ऐसा क्या होगा कि 1 महीना 5 दिन में आप कर लीजिएगा? दूसरा ये सोचने वाली बात है कि मॉनसून का समय है, इस समय मैक्सिमम लोग खेतों की बुआई में लगे होते हैं। जरा सोचिए बिहार के लोगों की मेंटेलिटी में आपको बताता हूं। अगर बिहार के लोगों को आप कहिएगा कि ये फॉर्म भर दीजिए, आपको 500 रुपए मिल जाएंगे, तो बिहार के लोग वो फॉर्म अपने अपने बेटे के नाम से, अपने पति के नाम से, हर किसी के नाम से वो फॉर्म भर देंगे क्योंकि पैसे आने हैं। और अगर बिहार के लोगों को ये कहिएगा कि ये फॉर्म भर दीजिए, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, तो वो धान की बुआई छोड़ के कभी ये काम करने नहीं जाएंगे। ये सत्य है और मैं बिहारी हूं, इस वजह से इस बात का एकदम से खंडन नहीं करूंगा, इस बात का पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा कि ये बात बिल्कुल सत्य है। और अगर बोलिएगा कि वोट देने जाने के लिए ये चीज करना है, तो लोग बोलेंगे भाग ससुर, वोट देने के लिए कौन इतना मेहनत करे, कौन अपनी धान की बुआई छोड़ के जाए? तो मानसून का समय है, बुआई शुरू हो चुकी है। 73% क्षेत्र जो है वो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। जरा सोचिए कि जहां पे बाढ़ आई है वो मान लीजिए कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में बाढ़ आ जाती है बिहार में। ये 20 वर्षों से जो एनडीए की सरकार है वो इनकी असलियत दिख जाती है और इस बाढ़ वाले क्षेत्रों में घर के घर बह जाते हैं। और घर बह गया और किसी कहेगा कि जाके उस घर से आधार कार्ड लेके आओ, जाके उससे जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, तो क्या वो लेके आएगा? जरा सोचने वाली बात है। और अगर आप इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप एक बिहारी हैं ही नहीं। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि 73% क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित हैं वहां पे ये सक्सेसफुल कंडक्ट करा लेना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब 25 जून से ये कार्य शुरू भी हो गया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम जो डीईओ ईआरओ जो इलेक्शन रीजनल ऑफिसर्स होते हैं, क्या उनके पास जो लास्ट रिवीजन हुआ था, मतलब 2003 का वोटर लिस्ट है? अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाए तो मेरे को पूरा भरोसा है कि 80 से 90% लोगों के पास अपने रीजन्स के 2003 का वोटर लिस्ट भी नहीं होगा। और अगर नहीं है तो फिर किस आधार पे यह तय किया जाएगा कि कौन से लोग 2003 के बाद वोटर लिस्ट में आए हैं और कौन से लोग 2003 के पहले आए हैं? यह तय करना कितना मुश्किल होगा। क्या आप बैठ के एक एक आदमी का एज कैलकुलेट करिएगा? और अगर एज नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा तो फिर कैसे होगा? क्वेश्चन सवाल के घेरे में तो आप खुद आ रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि 2003 के पहले वाले लोगों का वोटर लिस्ट में डायरेक्ट नाम चढ़ जाएगा और 2003 के बाद जो आएगा उसको इस जटिल प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा। तो आप खुद आप इस घेरे में आ जाते हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल होगा? 2003 के बाद कौन से लोग वोटर लिस्ट में आए हैं, 2003 के पहले कौन आए? ये तो 2003 का वोटर लिस्ट होगा तभी तो पता चलेगा। और जब 2003 का वोटर लिस्ट है ही नहीं तो फिर आप कैसे पता करिएगा? क्या एक आदमी को लगेगा, उसका एज कैलकुलेट करिएगा, फिर 18 माइनस करिएगा, फिर देखिएगा कि क्या वो 2003 के बाद 18 साल का हो रहा है या 2003 के पहले।
इसका सिंपल सा एक कारण मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अभी अभी 1100 पर मंथ पेंशन देने का जो वादा किया गया है एनडीए सरकार की तरफ से चुनाव के जस्ट पहले, ये जो लॉलीपॉप दिया गया है ना, इस लॉलीपॉप को काटने के लिए मैक्सिमम जो गरीब गुरबा लोग हैं उनका नाम कट जाए, ताकि जो ओवरऑल खर्चा हो वो सेम का सेम रह जाए। उनको तो पता है भाई कैसे भी हेर फेर करके कैसे भी करके चुनाव हमें जीत लेना है, और चुनाव जीतना है तो 1100 पर मंथ हम देंगे कहां से इतने गरीब को। बिहार में तो 80% लोग उस श्रेणी में आ जाते हैं जिनको 1100 रुपए पेंशन की जरूरत पड़ जाती है, और इस 1100 पेंशन देने के चक्कर में कुछ गरीबों का नाम काटने का ये पूरी तरीके से एक कह दीजिए कि एक रास्ता निकाला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होंगे जिसके पास वो सारे दस्तावेज नहीं होंगे, और इस तरीके से उनका नाम काट दिया जाएगा, और जब नाम कट जाएगा, जब आप वोट देंगे ही नहीं तो फिर आपको 1100 मिलेगा किस आधार पे? जब तक वोटर लिस्ट नहीं होगा तो फिर 1100 मिलेगा किस आधार पे? और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस प्रक्रिया में आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को भी वैध नहीं बताया गया है। इसमें जो दस्तावेज लगाए गए हैं उसमें आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड को भी हटा दिया गया है। जरा सोचिए, एक तरफ बात की जा रही है बड़ी बड़ी कि डुप्लीकेसी हटाने के लिए आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा वोटर लिस्ट को, एक तरफ ये बात किया जा रहा है आपसे, और एक बड़ा नंबर दिया जा रहा है कि इतने लोग डुप्लीकेट्स हैं और इतने लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट में ऐड हो गए हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए हम लोग आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को भी ऐड कर देंगे, एक तरफ ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड रिवीजन में यूज नहीं होंगे। तो ये कैसा मतलब दो तरफा बात, दोगला बात क्यों किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा? और अगर आधार कार्ड वैध नहीं होगा तो फिर हर जगह सब्सिडी, गैस सब्सिडी हो या खाता हो, पैन कार्ड बनवाना हो, दुनिया का कोई काम करना हो, यहां तक कि अगर सुलभ शौचालय में मूत्रालय भी जाना हो ना, तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में आधार कार्ड, पंचिंग सब कुछ लग जाएगा कि कौन से लोग टॉयलेट करने गए हैं, कौन से लोग टॉयलेट करने नहीं गए हैं, ऑटोमेटिक खाता से पैसा भी कट जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसी आधार कार्ड को मान्य क्यों नहीं किया जा रहा है इस रिवीजन में? आजकल आधार कार्ड हर व्यक्ति के पास है, चाहा जाए तो ये काम मिनटों में हो सकता है, मिनटों में। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आजकल एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर का जमाना है, लेकिन वो चीज को जटिल बनाने के लिए मनरेगा कार्ड और जो आधार कार्ड है जो ऑनलाइन पोर्टल्स पे उपलब्ध हैं, उन चीजों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ये चीज चुनाव आयोग को याद क्यों नहीं आई? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो उस समय था वो करीब करीब 80% बीजेपी की तरफ जा रहा था और 20% इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा था। अब 80-20 का जब रेशियो था तो उस समय करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बीजेपी आसानी से यहाँ बिहार को जीत रही थी। 2025 में जब पब्लिक ओपिनियन लिया गया तो 73% लोगों ने राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन को लाइक किया। इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस और बाकी की पार्टियां आ जाती हैं, और जो बाकी 27% है वो इन्होंने एनडीए गठबंधन को लाइक किया, यानी मोदी जी का चेहरा लाइक किया। तो क्या ये पब्लिक ओपिनियन डिसाइड कर दिया कि इस चीज को चेंज करने की जरूरत है? क्योंकि बिहार के लोग पूरी तरीके से अभी परेशान हैं, 20 सालों से इनकी सरकार है, यहां पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं, कोई भी आप किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा में उठा लीजिए, अस्पताल में उठा लीजिए, रोजगार में उठा लीजिए, कोई भी जो रोटी कपड़ा और मकान जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसमें से कोई भी आप उठा लीजिए, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो गई हो बिहार के लिए। इस वजह से इनको लग रहा है कि बिहार इस बार हार सकते हैं, और हार सकते हैं तो चुनाव आयोग जो इनके अंडर में अभी काम कर रहा है उसको ये आदेश दिया गया है ये सभी चीजें करने के लिए। ये क्वेश्चन बनता है। अब जो दस्तावेज दिए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि कितनी मजाक की गई है बिहार के लोगों के साथ। पहला मांगा गया है जन्म प्रमाण पत्र। अब 2001 से 2005 इन्हीं का आंकड़ा, देखिए जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, और इन्हीं का आंकड़ा है कि 2001 से 2005 के बीच जो भी बच्चे जन्मे हैं उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है मात्र उसमें से 2.8% लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना है, बाकी 97.8% लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना ही नहीं है। तो वो लोग कौन सा दस्तावेज दिखाएंगे? दूसरा ये कहते हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भाइयों आप जरा सोचिए कि मात्र 11% जो 2001 से 2003 के बीच में लोग जो जन्मे हैं वो मात्र 11% उसमें से मैट्रिक पास किए हैं। कैसे देंगे फिर वो भाई? ना ही वो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ना ही वो मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और तीसरा इन्होंने जो मांगा है वो है जाति प्रमाण पत्र। जनरल कास्ट जाति प्रमाण पत्र कभी बनवाता ही नहीं है, और जो SC ST OBC लोग हैं उसमें से मात्र 20 से 25% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है। अब जरा सोचिए कि कैसे ये चीज पॉसिबल है, मतलब क्यों किया जा रहा है?
क्या ये गरीबों का शोषण है? और अगर गरीबों का शोषण नहीं है तो क्या ये गरीबों का नाम काटने का एक तरीका है? क्या बिहार चुनाव को निष्पक्ष नहीं कराने का एक तरीका है? क्या पब्लिक ओपिनियन को झूठ साबित करने का एक तरीका है? क्या तरीका है, क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्यों इतना कम समय दिया गया है, क्यों बिहार चुनाव जो स्थानीय चुनाव है उसके जस्ट पहले यह काम किया जा रहा है, क्यों नहीं 2024 के पहले यह काम किया गया, क्यों लिमिटेड दस्तावेज कर दिए गए, क्यों आधार कार्ड को मान्य नहीं किया गया? ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम बिहार वासियों को पूछना पड़ेगा। हम अपने गांव के, अपने वार्ड के प्रत्येक लोगों को जो रिवाइज्ड वोटर लिस्ट आएगा करीब करीब 1 अगस्त को, जो प्रोविजनल जिसको हम कहेंगे, उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही है, और अगर सही है तो ठीक है, और अगर किसी का गलती से नाम जुड़ गया है या कोई ऐसा आदमी का नाम आप देख रहे हो जो बिल्कुल गलत है तो उसको रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ईसीआई के वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट करिए, जो कि आपको अनदेखा कर दिया जाएगा, मुझे बिल्कुल पता है। आप सोशल मीडिया का यूज करिए कि भाई ये मेरे गांव का वोटर लिस्ट है और इस पे मैक्सिमम इतने लोग जो है वो मेरे गांव के ही नहीं है, पता नहीं कहां से ऐड हो गए हैं। तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार चुनाव चाहे कोई भी पार्टी जीते, कम से कम चुनाव तो निष्पक्ष हो। हमने जिसको चुना है कम से कम वो तो आए। और ऐसे ढेर सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।